नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। इतिहास हिस्ट्री का निचोड़ लेकर आए हैं, चाहे वो लूसेंट हो चाहे एनसीईआरटी हो। इस वीडियो में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। ये हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आपको इतने अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चन करा देंगे ना कि आप खुश हो जाओगे। इस वीडियो में आपको पूरा बिल्कुल वेद, पुराण, उपनिषद, सिंधु घाटी सभ्यता, जो जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। दूसरी चीज, हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आपका समय बहुत कीमती है। आप लोग चाहते हो कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं, तो ये हम करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो और आगे भी यदि आपको पढ़ना है मस्त मस्त क्वेश्चन, ये हमारा वादा है, हम लाते रहेंगे। करें वीडियो को स्टार्ट, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है ये आपका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इससे मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगा लेना, 100% आ सकता है क्वेश्चन में। अष्टाध्यायी में भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा था? तो भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा और यह पड़ा आर्यों का निवास स्थान होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आर्यों के कारण आर्यावर्त नाम पड़ा है भारत का। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या होता है? तो पुरातात्विक विधा आपने सुना होगा। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, शिलालेखों का अध्ययन, ये पुरातात्विक विधा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? खरोष्टी लिपि को पढ़ने में जो कामयाब हुए थे वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी, जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम याद रखना, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, कामयाब हुए थे। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है आपको न्यूमिस्मेटिक्स। ये सिक्कों का अध्ययन होता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक कोई गलत है। तो यहां पर आपको दिए गए हैं आहत सिक्के, ये 6ठी शताब्दी में चलते थे, बिल्कुल सही। लेख युक्त सिक्के ये 2री शताब्दी में चलते थे। दीनार 4ठी शताब्दी में। जीतल 16वीं शताब्दी में चलते थे, ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी बिल्कुल सही हैं। ऋग्वेद, वेदों का बताया था मैंने, वेद, पुराण, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जितना भी आपको सब क्वेश्चन आएंगे जितने बार बार पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है आपका स्त्रोतों का संकलन। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, स्त्रोतों का संकलन, ऋग्वेद के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए, अग्नि देवता राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा? यदि आपको चारों वेद आ जाए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। याद रखना, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो शास्त्रीय संगीत को दिखाया गया है सामवेद में। ऑप्शन नंबर डी, सामवेद गाने बजाने, म्यूजिक से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है सामवेद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इनका जो संबंध है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, पीछे यजुर्वेद लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये कहा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। टिक लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, 100% पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, सबसे पहले तो इतना ही याद रखो, यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? यजुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख मिलेगा आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अथर्ववेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है।
किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो जो सभा होती है उसको नरिष्ट कहा गया है या सामूहिक वाद विवाद कहा गया है। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है त्रयी। त्रयी नाम किससे संबंधित है? त्रयी जो नाम है ये 3 वेदों से संबंधित हैं। तीनों वेदों को मिला के त्रयी बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो याद रखना आप लोग 800 से 600 ईसा पूर्व के काल की बात हो रही है। ये आपका जोड़ा जाता है किससे? तो ये ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग कहा जाता है 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? तो अपने जीवन चलाने के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते हैं उनको उपाध्याय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय क्या कहलाते हैं? उपाध्याय तो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांगों को पढ़ाते हैं। स्टार लगा लो क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो सतपथ ब्राह्मण राजा विदेह माधव इससे संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगण राइट आंसर है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है आपका है सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होगा? तो उपनिषद जो शब्द यूज किया जाता है इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है पास बैठना। क्या होता है? स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का अर्थ जो है मतलब होता है अर्थ होता है पास बैठना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो याद रखना सत्यमेव जयते इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है? आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे, पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। उपनिषद हैं, पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है पुस्तकें हैं किस प्रकार की, किस पर आधारित? तो जो उपनिषद हैं ये जो पुस्तकें हैं ये आपकी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए देख लीजिए। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी उपनिषद एक वैदिक साहित्य है और उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद था कठोपनिषद में, किसमें? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति
किसके राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो राजा अश्वपति जो थे ये उपनिषद काल के थे, और ये थे राजा कैकेय के, कहाँ के? कैकेय के। ऑप्शन नंबर बी, कैकेय के राजा थे राजा अश्वपति। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लालचन को चुनौती देती है, आपको यह बताना है किसमें उल्लिखित है। तो सत्यकाम जाबाल की कथा बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लो, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी छंदोग्य उपनिषद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि ज्ञातवल्लभ और गार्गी का संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ज्ञातवल्लभ और गार्गी इन दोनों का जो संवाद दिया गया है ये दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन किसका है मूलतः? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद का कथन है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताओ। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसका सही क्रम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। तो सफेद घोड़ा ये जो होता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में, कौन सा उपनिषद है? स्टार लगा लीजिए, छांदोग्य उपनिषद। शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में इतिहास पुराण को शामिल किया गया है, छांदोग्य उपनिषद। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो देवकी पुत्र कृष्ण जी को घोर अंगिरस के रूप में छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए छांदोग्य उपनिषद राइट आंसर है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है इनमें से किससे? तो जो आपकी मनुस्मृति है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विधि निर्माता इनमें से किसको माना जाता है? राइट आंसर है आपका मनु। ऑप्शन नंबर ए मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता स्टार लगा लीजिए, संस्कृत भाषा में, मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में है श्रीमद् भागवत गीता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये जो उपनाम दिया गया है ये महाभारत का उपनाम है। ऑप्शन नंबर डी महाभारत का उपनाम है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। अभी आगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के भी क्वेश्चन आएंगे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और लोग 16-18 में कंफ्यूज हो जाते हैं। 18 है पुराणों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी 18 पुराणों की संख्या है। अच्छा, वे आपको कमेंट करके बताना है वेदों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराए वेद से संबंधित, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की कुल संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक ये किससे संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है पुराणों से। किसके संकेतक हैं? पुराणों में है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना यदि पुराण आप देखेंगे तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए
मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालिका पुराण है यह आपका शाक्त धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य जो है आपका समग्र रूप से उसको देखेंगे तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ऑप्शन नंबर ए, आगम राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य के लिए। क्या? आगम। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख ये मिलता है आचारांग सूक्त में। ऑप्शन नंबर बी, आचारांग सूक्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैन साहित्य और रचनाकार लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कल्पसूत्र भद्रबाहु बिल्कुल सही है। साहित्य है कल्पसूत्र और रचनाकार है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखी है और समरादित्य कथा हरि विजय सूरी ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, समरादित्य कथा हरि विजय सूरी ने नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो त्रिपिटक में शामिल नहीं है आपका बुद्ध पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। बुद्ध पिटक ये त्रिपिटक में शामिल नहीं है। ऊपर के तीन मिला के त्रिपिटक हैं। किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है अभिधम्म पिटक से। ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो प्राचीन भारत की ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी को ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फायांग की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो फायांग को आप जानते होंगे चीनी यात्री था फायांग, हेनसांग ये सभी चीनी यात्री हैं। तो फायांग की जो प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी फोक्यो की। ऑप्शन नंबर ए, फोक्यो की। और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ए और सी दोनों फायांग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विदेशी लेखक, विदेशी और लेखक। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है, बिल्कुल सही है। प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, बिल्कुल सही है। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, सही है। एरियन ने पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नहीं लिखी है, एरियन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसकी जो है जो रचना है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फायांग आया था 375 से 415 ईस्वी के बीच में। सुंगयुंग आया था 518 ईस्वी के लगभग और हेनसांग आया था 629 ईस्वी में। इत्सिंग 1100 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अरबी लेखक और रचनाएं देख लीजिए। तो सुमेलित है अल मसूदी, मुजुर अल ने, अल जहाब। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, बाकी सब गलत हैं, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था और डायोनिसियस रोम का यात्री था। तो इन दोनों में से जो कथन है सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था, केवल पहला वाला सही है। तो पहला वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था, याद रखना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत के अंदर मानव के सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी के आसपास मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? सबसे पहले मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी जो प्राग मानव या होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? तो उसको जाना जाता है आपका पिथकैंथ्रोपस के रूप में। किस रूप में? पिथकैंथ्रोपस के रूप में। मानव जैसा दिखने वाला प्राणी जो सबसे पहले बना था
प्राग होमोसेपियंस का प्रजाति रूप से भिन्न था वो था आपका पिथकैंथ्रोपस, ऑप्शन नंबर बी। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जो, तो प्रागैतिहासिक काल वो है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। मनुष्य को लिपि और लेखन कला का विकास नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है, तो जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं जा सका, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अलग है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका प्रागैतिहासिक काल मानवोत्पत्ति के 300 ईसा पूर्व बिल्कुल सही है। आद्य ऐतिहासिक काल, माफ कीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल मानवोत्पत्ति के 3000 ईसा पूर्व सही है। आध में 3000 से लेकर 1500 और ऐतिहासिक काल 1500 ईस्वी के आगे। पुरा पाषाण काल 7000 ईस्वी पश्चात, ये गलत दिया है। बाकी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल याद कर लो, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनका नाम याद रखना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर ए पर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम लिखा है और इनको हाईलाइट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इतिहास का जो आरंभिक काल था उसको पुरा पाषाण काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, सबसे पहले पत्थर के औजार जो पाए गए थे पुरा पाषाण काल में पाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी, पुरा पाषाण काल राइट आंसर है। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, ऑप्शन नंबर ए, शिकार आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है, तो फलक संस्कृति ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, तो अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य जो मिला है ये मिला है आपका लेखहिया से, ऑप्शन नंबर डी, मानव खोपड़ी का साक्ष्य अधिकतम संख्या में लेखहिया से मिला है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। स्टार लगा लो क्वेश्चन को, पशुपालन मतलब आदमगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहां से, तो हड्डी से निर्मित आभूषण ये महदहा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी, महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहां से, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से निकले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर दमदमा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो बागौर से मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी, बागौर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, मध्य पाषाणी काल और अवस्थिति। सही सुमेलित है तो एक ही है, बिल्कुल पहला आदमगढ़, ये होशंगाबाद के निकट है, यहीं से आपके अभी क्वेश्चन पढ़ाया था ना, आदमगढ़ होशंगाबाद के निकट है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी था बुर्ज होम से, ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम याद रखना, मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी मिला हुआ शवाधान से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है, किससे है, संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले, मतलब कृषि स्टार्ट हुई थी, अभ्युदय मतलब वहां पर
प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर बी। मेहरगढ़ से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? तो भारत के अंदर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता सबसे पहला पशु था पाला गया। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है आपका ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग राइट आंसर है। इनाम गांव कहां अवस्थित है? तो इनाम गांव जो है ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में इनाम गांव अवस्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किससे? तो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है ये की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारक क्या होते थे? मृतकों को दफनाने का स्थान होता था, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? बार बार पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई है वो हुई है आपकी 1921, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व की सभ्यता थी क्योंकि जो है मृद भांड जो मिले हैं उससे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने वाला मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने के लिए वहां पे जो बर्तन मिले हैं, जो जेवर मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, जो औजार मिले हैं, उससे ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर एक, कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, मतलब उसने खोज तो लिया, खोदा खादा मिल गया कुछ कुछ, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या है, तो वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ऊपर के तीनों के समकालीन थी। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का यूज किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए उन लोगों ने मेहुला का यूज किया है, मेलुहा, माफ कीजिएगा, मेलुहा का यूज किया है, ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से देखो आर डी बनर्जी संबंधित थे, के एन दीक्षित भी थे और एम एस वत्स भी थे, बी ए स्मिथ, इनका संबंध मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक चीज कोई गलत दी गई है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उच्च नगरीय सभ्यता की थी, बिल्कुल सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह भी सही है। यह कहना कठिन है कि लोगों किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित थे, यह भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से सोहगोरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चन्हूदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं।
हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहां से कहां तक? तो हड़प्पा सभ्यता जो विस्तृत थी वो देखो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऊपर पहुंचाओगे हरियाणा और ऊपर पहुंचोगे सिंधु और ऊपर पहुंचोगे बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, गंगा तट से लेकर बलूचिस्तान तक। सोरतुगई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोरतुगई जो है ये आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। तो देखो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। सोरतुगई जो है ये आपका अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मृतकों का टीला राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं कि कुएं भी होते थे उस समय। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन जो मिला है अन्नागार, विशाल अन्नागार, जहां पर खाने पीने का अन्न इकट्ठा करके रखा जाता था, गोदाउन जैसे भंडार गृह कहते हैं वह। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। आपको कमेंट करके बताना है लोथल, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, वो किस नदी के किनारे था? आपको यदि पता है तो कमेंट करके बताइए। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, साबरमती किनारे या फिर भोगवा नदी किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? साबरमती नदी के किनारे या फिर भोगवा नदी के किनारे? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देके बताइएगा। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता से निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो कोट दीजी हड़प्पा स्थल है और ये आपका समीप है मोहनजोदाड़ो के पास है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मोहनजोदाड़ो के पास है कोट दीजी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो कालीबंगा है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस लिए प्रसिद्ध था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धौलावीरा वो स्थित है आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? तो शैल्यकृत स्थापत्य का जो प्रमाण मिला है ये आपका धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से मिला है शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में बटा हुआ था। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित स्थल था। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बनावली स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बनावली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है बोला गया है। तो यहां पर पाटलिपुत्र नहीं है भैया, पाटलिपुत्र तो अभी था, ठीक है। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, पाटलिपुत्र नहीं है। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा की काल का तांबे का जो रथ है ये आपका दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद से मिला है तांबे का रथ, हड़प्पा कालीन रथ है वो। और लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? मैंने आपसे पूछा था, आ गया लो क्वेश्चन। 2 ऑप्शन दिए थे साबरमती और भोगवा, तो यहां पर समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी भोगवा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो फारस की मुद्रा जो है प्राप्त हुई है लोथल से, याद रखना लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सुरकोटदा
की खोज किसने की? तो सुरकोटदा की जो खोज करता है जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की है। और ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। इसका यदि आपको अगला पार्ट जल्दी चाहिए है तो जल्दी कमेंट करेंगे आप, क्योंकि इतने शानदार क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला और समय निकल गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग खुद नहीं देखते हो, तो कमेंट करके बताओ सभी पार्ट 2 लिख दो। जिसने पूरा वीडियो देखा, मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 2 लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पार्ट 2 लिखना, जिसको भी चाहिए। क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करा देंगे। कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।